नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 रेड डाटा बुक ईवीएस का। ये एस्टेट और जो हरियाणा के अंतर्गत जेबीटी का स्क्रीनिंग होगा उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको। एस्टेट में तो हमेशा दिखाई भी देता है, किसी ने प्रीवियस ईयर उठाए हुए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप क्या है मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए, रेड डाटा बुक, सबसे पहली बात करते हैं कि रेड डाटा बुक होती क्या है या इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, रेड डाटा बुक के अंतर्गत हम कोई भी ये मान के चलिए भाई सभी जो लुप्तप्राय जानवर हो गए, पौधे हो गए या फिर प्रजातियां हो गई, उन सभी का क्या करता है, ये रिकॉर्ड रखता है। क्या करता है, उन सभी का रिकॉर्ड रखता है और या फिर इकट्ठा करने में सहायता भी करता है। समझ गए? तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोला मैंने, कि सभी लुप्तप्राय जानवर, पौधे या प्रजातियों का क्या है रिकॉर्ड रखता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट, आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो। मैंने आपको बता दिया है लुप्तप्राय, ठीक है, जानवर हो गए, पौधे हो गए, प्रजातियां कोई भी हुई, उन सभी का क्या लिखता, उन सभी का रिकॉर्ड ठीक है। समझ गए? ये बात आपको समझ में है। अब बात करते हैं कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे कैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बताऊंगा, लिखूंगा कम, आप सुन लेना, अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो। देखिए, रेड डाटा बुक की अगर मैं शुरुआत की बात करूं कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत रूस से शुरुआत हुई थी। कहां से शुरुआत हुई थी? रूस से शुरुआत हुई थी। रेड डाटा बुक की शुरुआत कहाँ से हुई? रूस से शुरुआत हुई और 1961 से लेकर 1964 में, 1961 से 1964 के बीच में जीव वैज्ञानिकों ने क्या किया, शोध किया और उस शोध के आधार पर ही क्या है इस बुक को क्या है बनाया गया था। ठीक है, तो 1961 से लेकर 1964 के बीच में जो शोध किया गया था उसके आधार पर इस पुस्तक को बनाया गया, ठीक है। और कब बनाया गया? 1961 से लेकर 1964 के में क्या है वैज्ञानिकों ने शोध किया भाई, और उस वैज्ञानिकों ने शोध किया जो भी, उस शोध के आधार पर ही इस पुस्तक को बनाया गया। और 1979 में, 1979 में इस पुस्तक को क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। समझ में आया? प्रकाशित में दो के वाला से आया, प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हुई? रूस में हुई। कब बनाई ये पुस्तक? 1961 और 64 में जीव वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किया गया। उस शोध के आधार पर ही इस पुस्तक को क्या है बनाया गया। और 1979 में, 1979 में इस पुस्तक को क्या कर दिया गया, प्रकाशित किया गया। अब एक सिंपल सी बात है, ये पुस्तक कहाँ पर बनी? आप सभी को मैंने अभी बताया ये पुस्तक कहाँ पर बनी। सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हुई? रूस में हुई। तो पुस्तक कहाँ पर बनी? रूस में ही बनी। तो इसीलिए इस पुस्तक को हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं। किस नाम से? इस पुस्तक को हम रूसी रेड डाटा बुक के नाम से भी जानते हैं। तो इस पुस्तक को हम किस नाम से भी जानते हैं? रूसी रेड डाटा बुक, रूसी रेड डाटा बुक। तो इस नाम से भी इस पुस्तक को जाना जाता है। आपसे पेपर में पूछ सकता है भाई रेड डाटा बुक को अन्य किस नाम से जाना जाता है या पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दे दे IUCN। ठीक है, जो बच्चों के मन में आते ही आएगा और क्लिक भी करेंगे। इसके बारे में भी आगे पढ़ाऊंगा। फिर आगे लिख दे रूसी रेड डाटा बुक, फिर कुछ भी लिख दो तो आप पहचान गए होगे। आप मिनट में बता दोगे कि भाई सर ने एक स्टोरी बताई थी
कि रूस के अंतर्गत शुरू हुआ 1961 और 64 में। वैज्ञानिकों ने, जीव वैज्ञानिकों ने एक शोध किया और उस शोध के आधार पर ही क्या है, इस पुस्तक को क्या है, बनाया गया। और 1979 में इस पुस्तक को क्या है, प्रकाशित किया गया। और 1979 में इस पुस्तक को प्रकाशित भी किया, शोध भी किया। ये सारा काम कहाँ पर हो रहा था, ये सारा काम रूस के अंतर्गत हो रहा था। जब रूस के अंतर्गत हो रहा था तो इसलिए इस पुस्तक को हम रूसी रेड डाटा बुक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रूसी रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। अब इस पुस्तक का रख रखाव, अगर मैं वर्तमान की बात करूं कि भाई अब प्रेजेंट के अंतर्गत अब इस पुस्तक को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो IUCN क्या है, इसके द्वारा इस पुस्तक को, आपने नाम भी सुना होगा IUCN। फिलहाल करंट में, प्रेजेंट टाइम में कौन देखता है इस पुस्तक को, IUCN देखता है। IUCN की फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कई बार डायरेक्ट, नहीं तो आपसे पूछ लेगा रेड डाटा बुक किसके द्वारा अब देखा जाता है, किसके अंतर्गत आता है, तो IUCN के द्वारा। कब, प्रेजेंट में। पहले कहाँ पर था, रूस में था, रूसी रेड डाटा बुक के नाम से। समझ में आया, ठीक है। तो रेड डाटा बुक का वर्तमान में रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, IUCN के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में भी याद रख सकते हो, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। दोनों में लिख देता हूं मैं, प्रकृति के संरक्षण के लिए, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन मतलब संघ, ठीक है, समझ गए। तो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में इस पुस्तक का रख रखाव, किस पुस्तक का, रेड डाटा बुक का पुस्तक का रख रखाव IUCN के द्वारा किया जाता है। और IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, समझ गए। देखो अब इस पुस्तक को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी, 9 श्रेणियों में बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया है। दूसरा, कलर के आधार पर भी बांटा गया है, रंगों के आधार पर भी बांटा गया है। तो धीरे धीरे अब उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। भाई किसको किसके अनुसार बांटा गया है, रंगों के आधार पर किसको बांटा गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं 9 भागों में बांटा गया है उसको लिखता हूँ, ठीक है। एक होता है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ, 9 भागों में बांटा गया है तो सबसे पहले फर्स्ट को विलुप्त हो जाना। आगे चल के हर चीज़ बताऊंगा, विलुप्त किसको कहेंगे, किसको क्या नहीं कहेंगे। पहले आप लिख लो 9 भाग कौन कौन से हैं, बाई चांस पूछ ले कितने भागों में बांटा गया है, तो 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या बताया मैंने, विलुप्त। ठीक है। दूसरा, जंगल में विलुप्त, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं EW, क्लियर। तीसरा, लुप्तप्राय, या फिर लुप्तप्राय से पहले आएगा गंभीर रूप से, जो संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त का मतलब जो गंभीर रूप से खतरा है उनके ऊपर, आगे चल के गंभीर रूप से संकटग्रस्त, इसको बोल सकता हूं मैं CE, ठीक है। फिर आ जाएगा लुप्तप्राय, EN। फिर आ जाएगा कमजोर, फिर नंबर 6 पे आ जाएगा निकट संकटग्रस्त, मतलब कि खत्म होने के या संकट के कगार पर आने वाले हैं, नजदीक हैं, निकट
संकटग्रस्त। ठीक है। नंबर 7 पर आ जाएगा कम से कम चिंता। भाई उनकी कम चिंता, थोड़ी बहुत चिंता करने की हमको जरूरत है। कम से कम चिंता। नंबर 8 पे आ जाएगा डेटा की कमी, मतलब कि हमारे पास उसके जो जितने भी रिकॉर्ड हैं या जितना भी डेटा है उसकी शॉर्टेज है। ठीक है, हमको और डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। डेटा की कमी। देखो वैसे इतनी डिटेल्स में पूछेगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बाई चांस स्क्रीनिंग भी आएगा उसमें ज़्यादा डिटेल्स पूछ ले एस्टेट से बढ़कर, तो एक एक चीज़ क्यों ना आपको बताई जाए। ठीक है, तो क्योंकि अभी समय भी है तो अच्छे से क्यों ना पढ़ा जाए। ठीक है, तो इसलिए 9 श्रेणियों में बांटा गया। 9 श्रेणियों को मैंने आपके आगे लिख दिया है। इनमें इम्पोर्टेंट ज़्यादातर कौन से पूछेगा या कौन से पढ़ने की ज़रूरत है, विलुप्त, लुप्तप्राय और गंभीर रूप से संकटग्रस्त, यही हमको पढ़ने की ज़्यादातर क्या है ज़रूरत है। बाकी इतना पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये मान के चलना आपने लगभग सारे पढ़ने हैं, आपने इनको छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, कहीं आप अपने अनुसार क्या है इसको छोड़ दो। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कलरों के हिसाब से बताऊंगा। अब आते हैं हम कलर के हिसाब से। भाई कलर के रंगों के हिसाब से इसको बांटा गया है 9 भागों को, किस किस में कौन कौन से कलर के हिसाब से बांटा गया है। सबसे पहली बात करते हैं हम गुलाबी कलर। भाई जिसमें गुलाबी कलर हैं, देखो गुलाबी, गुलाबी का मतलब क्या है कि लुप्तप्राय प्रजातियां इसके अंतर्गत क्या होता है, लुप्त गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं। किसमें? गंभीर रूप से, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां शामिल है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताना कि भाई गुलाबी पृष्ठों को या किस प्रकाशन में गुलाबी पृष्ठों को शामिल किया गया है, गुलाबी पृष्ठों में शामिल किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुलाबी पृष्ठों में किसको शामिल किया गया है, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय होने की कगार पर है। ठीक है, किसमें? गंभीर रूप से। तो इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ग्रीन कलर, हरा कलर, हरे रंग के पृष्ठों पर, हरे रंग के पन्नों पर या पृष्ठों पर, यहाँ पर लिख लेना पन्ने। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेना पन्ने। तो हरे कलर में क्या लिखा गया है, देखो जो पहले लुप्तप्राय थे लेकिन अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जिनको अब खतरा नहीं है। समझ में आया? हरे का मतलब क्या है कि पहले तो लुप्तप्राय की कगार पर थे, या पहले तो वो प्रजातियां लुप्तप्राय थी, पर अब जो करंट में सिचुएशन क्या उनकी, अब वो ऐसी सिचुएशन पर पहुंच गए हैं या फिर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि अब उनको खतरे की बात नहीं है। ठीक है, अब वो क्या है, लुप्तप्राय से निकल चुके हैं। ठीक है, वो आएंगे हरे कलर में। तो कहने का मतलब क्या है, हरे कलर। तो पहले या फिर हरे कलर से पहले, पहले क्या थे ये, पहले लुप्तप्राय थे, पहले लुप्तप्राय थे, परंतु प्रेजेंट में ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं, ऐसे पॉइंट पर। आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो। ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं, ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जिनको अब कोई खतरा नहीं है, जिनको अब कोई खतरा नहीं है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हर बच्चे को ध्यान देना है। समझ में आया? तो भाई कैसे क्या है, तो मैंने बताया गुलाबी पृष्ठों के बारे में भी बताया, मैंने हरे रंगों के बारे में बताया। गुलाबी में जो गंभीर रूप से, देखो जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। हरे में पहले क्या है, लुप्तप्राय थी, परंतु अब वो एक अच्छी सिचुएशन में है।
ठीक है। फिर आता है नंबर 3 ब्लैक कलर। काला रंग में क्या प्रदर्शित करता है? काला रंग में बताता है कि जिनकी विलुप्त होने की क्या है, पुष्टि हो चुकी हो, जिनकी विलुप्त होने की पुष्टि हो चुकी हो, जिनकी विलुप्त होने की पुष्टि हो चुकी हो, पुष्टि हो चुकी हो, विलुप्त होने की पुष्टि हो चुकी है कि भाई ये विलुप्त हो गए हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो काले रंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समझ में आया? लाल रंग, लाल रंग इतना डिटेल से कोई और नहीं करवाता मिलेगा आपको, एक एक पॉइंट करवाया जाएगा। देखो लाल रंग, लाल रंग क्या बताता है कि जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है लाल रंग के द्वारा। ठीक है, लुप्त प्राय प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है लाल रंग। ठीक है, लुप्त प्राय प्रजातियों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है भाई, समझ में आया? क्लियर? सफेद रंग क्या करता है? व्हाइट कलर, व्हाइट रंग क्या बताता है? व्हाइट रंग बताता है कि जितनी भी दुर्लभ प्रजातियां ना उनका प्रतिनिधित्व करता है और जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया हो। क्या बोला मैंने? दुर्लभ प्रजातियों का मूल्यांकन नहीं किया गया हो, जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो व्हाइट रंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई, यहां पर क्या लिखना चाहूं? दुर्लभ प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है और डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया हो, जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया। ठीक है भाई, फिर आता है नंबर 6 पर अंबर रंग। अंबर रंग, अंबर रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? अंबर रंग प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें असुरक्षित माना गया है या जिन्हें असुरक्षित माना जाता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? अंबर रंग के अंतर्गत आएगा। जिन्हें असुरक्षित माना जाता है वो अंबर रंग के अंतर्गत आएगा। क्लियर भाई? वैसे इंपॉर्टेंट इनमें मैं बताना चाहूँ, इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। देखो गुलाबी रंग वाला इंपॉर्टेंट है, हरे रंग वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो ज़्यादातर इसके अंतर्गत क्या है? इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ये काला रंग भी देख सकते हैं, बाकी आप सारे ही देख सकते हैं। ठीक है, रेड रंग भी देख सकते हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो रहेंगे, गुलाबी और हरा रंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसके बारे में क्या है आपको पता होना चाहिए। क्लियर भाई? समझा? आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, मैंने भी आपको बताने की कोशिश की। हरा रंग तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रे कलर नंबर 7 पर आप लिख सकते हैं ग्रे कलर। ग्रे कलर, ग्रे रंग क्या बताता है या किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसमें हमको जानकारी क्या है? प्रॉपर उपलब्ध नहीं होती है। ग्रे कलर में क्या है? जितना भी हमारे पास डाटा है, मतलब कि मान के चलिए कोई भी प्रजाति संकटग्रस्त की कगार पर है या दुर्लभ की कगार पर है, हमको उसके बारे में जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पता होता है या जानकारी प्रॉपर नहीं होती या प्रॉपर उपलब्ध नहीं होती है हमारे पास, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो ग्रे कलर के अंतर्गत आएगा। मैं लिख सकता हूँ पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है उन प्रजातियों के बारे में। ठीक है, पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है या है नहीं हमारे पास, नहीं है, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो ग्रे कलर के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश करी आपको कलर के हिसाब से भी लिखवाने की। ठीक है भाई, तो
कलर के अनुसार भी याद किया आपने, और मैंने 9 किस किस भागों में बांटा गया है उसके बारे में भी बताने की आपको कोशिश करी। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको इनके रूप में भी बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि विलुप्त है, विलुप्त कौन होते हैं? देखिए, विलुप्त वो हैं जिसके ऊपर हमको कोई भी संदेह नहीं है। क्या? विलुप्त इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी आते हैं कि इसमें हमको कोई भी संदेह नहीं है। इसमें जो लास्ट व्यक्ति था ना, या जो लास्ट जो भी था, जैसे जानवर था, व्यक्ति था, या उस प्रजाति का जो भी लास्ट मेंबर था, वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो पुष्टि हो गई उसकी, वो सभी क्या आएंगे? विलुप्त में आ जाएंगे। ठीक है, आप अपने शब्दों में लिख लेना, मैंने बता दिया है। विलुप्त क्या कौन होते हैं? विलुप्त वो हैं जिनके अंतर्गत हमको ये पता है कि जो लास्ट व्यक्ति था वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसकी हमको प्रॉपर तरीके से पुष्टि हो चुकी है, कोई संदेह नहीं है। वो किस में आएगा? वो विलुप्त की कैटेगरी के अंतर्गत क्या है? आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है? जंगल में विलुप्त। जंगल का मतलब आप इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें जैसे केवल कृषि में या फिर पिछली सीमा के बाहर कोई भी एक प्राकृतिक आबादी थी, उसमें जीवित रहने के लिए क्या है? जाना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जंगल में विलुप्त जो प्रजातियां जंगल में या कृषि एग्रीकल्चर खेती के अंतर्गत, ठीक है, या कोई भी सीमा हो गई, जैसे कोई आपका एरिया हो गया, उस एरिया से बाहर जो जंगल शुरू हो जाता ना, उसके अंतर्गत जो आबादी रहती थी, उसमें रहने वाले के लिए उसके क्या बोला जाता है? जंगल में विलुप्त। ठीक है, तो वो आबादी क्या है? उस जंगल में रहने वाली आबादी क्या है? विलुप्त होगी, तो उसको बोलते हैं जंगल में विलुप्त। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। देखिए, जैसे कि अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त है या गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं, तो इनके बारे में भी देखिए, धीरे धीरे इनका मैं आंकड़े भी बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आंकड़े बता देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, डाटा बहुत अच्छा है, आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है कई बार, यहाँ से उदाहरण भी दे सकता है। जैसे कि मैंने बताया विलुप्त, विलुप्त के अंतर्गत कौन आते हैं? जिसकी पुष्टि हो चुकी है कि वही लास्ट व्यक्ति मर चुका है, वो विलुप्त में आएगा, या लास्ट प्रजाति का जो भी मेंबर था वो मर चुका है, वो विलुप्त के अंतर्गत आएगा। अब आपसे पूछा जाए, 4 उदाहरण दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा विलुप्त है। क्वेश्चन तो ये पूछेगा ना आपसे, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा विलुप्त है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके अंतर्गत आपको उदाहरण पता होने चाहिए। जैसे कि हमको डायनासोर हैं, वो विलुप्त हैं, उनको पता है वो मर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विलुप्त की कैटेगरी में जैसे काफ़ी आते हैं, मैं उदाहरण भी लिखवा सकता हूँ। जैसे कि डोडो हो गया, आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो डोडो, ये भी क्या है? विलुप्त है। ठीक है भाई। मैमथ, ये भी क्या है? विलुप्त है। समझ में आया? स्टेलर की समुद्री गाय, समुद्री गाय, ये भी क्या है? विलुप्त की कैटेगरी में आती है। ठीक है, या फिर एक अफ्रीका का भी आता है कवागा। ठीक है, एक रूस का आता है गिगास, रूस का क्या आता है? गिगास, ये भी विलुप्त है। अफ्रीका का है कवागा, ये सब क्या है? विलुप्त है। समझ गए? तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विलुप्त की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया? फिर मैंने क्या बोला था? दूसरा आता है जंगल में, दूसरा क्या आया भाई? जंगल में विलुप्त। ठीक है, जंगल में विलुप्त का मतलब क्या है? मैंने बताया था कि जिनके पास प्राकृतिक आवास में एक स्वतंत्र रूप से बढ़ने या मौजूद होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है प्राकृतिक आवास के अंतर्गत। ठीक है, तो उनके पास कोई भी हमारे पास क्या है? नहीं है रिकॉर्ड। तो उसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँ तो एक तो आता है कोवा, हवाईन कोवा आता है, जैसे कि हवाईयन कोवा, ये जंगल में विलुप्त आता है।
ठीक है। एक व्योमिंग टोड भी आता है, ठीक है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त आप क्या समझते हो? यहां से एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट। गंभीर रूप से संकटग्रस्त, देखो पहली बात तो मैं आपको एक चीज बात बताना चाहता हूं, यहां पे नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। देखिए, पहला गंभीर रूप से, ठीक है। दूसरा लुप्तप्राय, दूसरा लुप्तप्राय, ठीक है। तीसरा कमजोर। ये सभी ने पता चल गया। गंभीर रूप से लुप्तप्राय, दूसरा लुप्तप्राय, तीसरा कमजोर। इनका आंकड़े जानना एक बार। आंकड़े क्या हैं? पिछले 10 सालों में, लास्ट 10 ईयर्स में 90% की क्या है, कमी हुई हो इसकी जनसंख्या में। गंभीर रूप से लुप्तप्राय किसको माना जाएगा कि जो लास्ट के 10 साल है ना, उसके अंतर्गत 90% की उसकी जनसंख्या में कमी हुई हो। कहने का मतलब है कोई प्रजाति 100 थी 10 साल पहले, उसके मेंबर 100 थे, अब कितने रह गए हैं? अब 10 रह गए हैं, तो 90 की उसमें क्या होगी, कमी होगी। तो अब कहने का मतलब क्या है, वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय की तरफ है। अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो खत्म हो जाएगी, तो वो पूरी प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी कुछ सालों में, अगर हमने उस पर क्या है, ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। तो लास्ट 10 ईयर्स में 90% की जनसंख्या में कमी क्या कहलाएगी, गंभीर रूप से लुप्तप्राय कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं लुप्तप्राय की बात बताना चाहूं तो लास्ट 10 ईयर्स में 70% जनसंख्या की कमी क्या कहलाएगी, लुप्तप्राय कहलाएगी। इसकी तरफ भी क्या है, ध्यान देने की हमको जरूरत है, क्योंकि इसमें भी 100 में से 70 क्या है, लुप्त हो गए या खत्म हो गए, ठीक है। और कमजोर का मतलब क्या है, लास्ट 10 ईयर्स में, शॉर्ट में लिख दूं ना, लास्ट 10 ईयर्स में 50% की कमी, ये क्या कहलाएगी, कमजोर कहलाएगी। समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर भाई? तो इस प्रकार से, और इनसे ऊपर क्या आ जाएगी, विलुप्त। मैंने जैसे कि बता रहा कि जिसका हमको पता चल गया, मान के चलिए 100 में से 90 चले गए, अब जो 10 बच गए, तो 10 में से जो लास्ट व्यक्ति भी चला जाए और हमको पता हो ये खत्म हो चुका है, तो उसका क्या हो जाएगा, वो विलुप्त की कैटेगरी में आ जाएगा। कि हमको पता है, डाटा हमारे पास है कि इसके सारे मेंबर खत्म हो गए, जो 100 में से 100वां मेंबर बचा हुआ था वो भी मर चुका है, वो किसकी कगार पर आ जाएगा, वो इनसे ऊपर वाली कगार पर आ जाएगा, विलुप्त के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। किसके अंतर्गत आ जाएगा, विलुप्त के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इनके आंकड़े बताए। तो आपसे पूछ भी सकता है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय किसको बोला जाता है, 90% की कमी, लुप्तप्राय 70% की कमी, कमजोर 50। आपसे पूछा जा सकता है कितने साल का क्या है डाटा इसके अंतर्गत काउंट किया जा सकता है, तो आप बता सकते हो बड़ी आसानी से, लास्ट 10 ईयर्स का क्या है डाटा हम इसमें से उठा कर देखते हैं कि भाई कितनी कमी हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो ये सभी चीज़ें आप सभी को क्या है, पता होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। तो गंभीर रूप से मैंने बताया, जैसे कि ये पीछे था, ये यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, कौन सा था, तीसरा गंभीर रूप से। तो गंभीर रूप से मैंने क्या बताया, लास्ट 10 सालों में मेरे को पता हो कि 90% की इसकी जनसंख्या में कमी हो गई हो, या फिर ये भी लिख सकता हूँ 80 to 90%, 80 to 90% क्या है जनसंख्या में इसकी कमी हो चुकी हो या गिरावट आ चुकी हो, वो क्या आ जाएगा, गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत आ जाएगा। बताया ना मैंने, बता दिया। इसका एक अच्छा उदाहरण है, मैं इसका एग्जाम्पल ले सकता हूँ, कई बार पूछ सकता है, पिग्मी होग। एक पिग्मी होग जो है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, यहाँ पे लिखना आप, आगे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय के अंतर्गत, गंभीर रूप से लुप्तप्राय, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, वो तो मैंने लिख दिया है,
कि भाई 90% की कमी कितने साल में, 10 ईयर्स में। ठीक है। पिग्मी होग, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पक्का कि पिग्मी होग किस कैटेगरी में आता है, तो अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप मिनट में बता दोगे ये किस कैटेगरी में आता है। ये आता है गंभीर रूप से लुप्तप्राय की कैटेगरी में। ठीक है, समझ में आया। एक और उदाहरण लिख लो इसका। एक उदाहरण तो ये हो गया, एक 2-3 उदाहरण लिखवा देता हूँ। एक आता है पोडोफाइलम, ये एक पौधा है, 12 मासी पौधा होता है, पोडोफाइलम। ठीक है, या फिर इसको एक नाम और बोलते हैं मेपल। ठीक है। नंबर 3 एक आता है मालाबार सिवेट। वही एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं जो पेपर में आ सकते हैं। एक है पक्षी पौधा। ठीक है, ये क्या है, स्तनपाई। स्पून बिल्ड सैंडपाइपर, ये भी गंभीर रूप से लुप्तप्राय में है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ने की कोशिश करी। अब देखो पिग्मी हॉक के बारे में बता सकता हूं एक, मेरे को लगता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिग्मी हॉक एक स्तनपाई है जो कि अगर इसकी जनसंख्या की बात करूं तो भारत में इसकी केवल लगभग 150 के करीब ही इसकी संख्या बची हुई है। अप्रोक्स 150, ओनली 150 इसकी संख्या बची हुई है भारत में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या है जान सकते हैं। फिर अगला मैंने क्या बताया था, अगला मैंने बताया था लुप्तप्राय के बारे में क्या बताया कि लास्ट 70% की गिरावट आ चुकी है इसमें। कई बार आंकड़ा आपको दे भी सकता है, इसका आंकड़ा लिख सकते हो 80 से 90, इसका अगर आप आंकड़ा लिखो तो 50 से 70 लिख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट के 10 सालों में लगभग 70% की इसमें गिरावट आ चुकी हो तो वह क्या कहलाएगा, वह लुप्तप्राय कहलाएगा। और लुप्तप्राय के भी एग्जाम्पल आपने लिख सकते हैं। लुप्तप्राय में एक आता है, भारत के अंतर्गत मैं बात करूं तो एक पश्चिमी घाट का आता है एक विशाल पांडा। पश्चिमी घाट में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विशाल पांडा। ये भी लिख लेना आप, पश्चिमी घाट के अंतर्गत क्या है ये पाया जाता है। एक होता है शेर पूंछ वाले, जिसको हम बोलते हैं मेकाक। आपने कहीं ना कहीं तो इसके बारे में पढ़ा होगा। एक ब्लू व्हेल भी इसके अंतर्गत ही आता है, लुप्तप्राय की कैटेगरी के अंतर्गत ब्लू व्हेल। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट में, ये क्वेश्चन एक बार स्टेट में शायद 2022 में 21 में पूछा गया था। ब्लू व्हेल गंभीर रूप से लुप्तप्राय या विलुप्त किसकी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना, मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये नहीं है कि आपने कहीं और पढ़ा होगा, एक पेज का पढ़ लिया तो आपने ये नहीं सोचना कि क्या लिखवा दिया। जो लिखवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा। शायद 2023 के पेपर में पूछा गया था मेंढक, एक मेंढक पूछा गया था, वो किस कैटेगरी में आता है, लाल मेंढक था शायद इस प्रकार का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपने पढ़ने होंगे। फिर आता है ब्लू व्हेल के बाद आता है कच्छ के रण के अंतर्गत एक पाया जाता है एशियाई जंगली गधा। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, कच्छ के रण में, या फिर कच्छ के रण के एशियाई जंगली गधा। ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, लुप्तप्राय के अंतर्गत आता है। ब्लैक लेमूर, नंबर 5 लिख सकते हैं हम, ब्लैक लेमूर, ये भी इसी कैटेगरी में आता है।
नंबर 6 लिख सकते हो आप, घाना नेशनल पार्क का साइबेरियन क्रेन। ठीक है, घाना नेशनल पार्क के अंतर्गत पाया जाता है कौन सा, साइबेरियन क्रेन। ठीक है, ये जितने नाम बताए हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं भाई किसके, लुप्तप्राय के अंतर्गत। लुप्तप्राय का मतलब क्या है, जिसकी लास्ट के 10 ईयर्स के अंतर्गत लगभग 70% की क्या है, गिरावट आ चुकी हो। ठीक है, समझ गए। फिर मैंने क्या बताया था, कमजोर। ठीक है, कमजोर बोल सकता हूं, कमजोर, या फिर इसको असुरक्षित प्रजाति भी बोल सकता हूं, असुरक्षित। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने क्या बताया था, लास्ट के 10 ईयर में 50% की क्या है, गिरावट आ चुकी हो, या फिर इसका आंकड़ा भी लिख सकते हैं हम 30 to 50। ठीक है, तो इसका ये भी लिख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे उसके बारे में भी लिखेंगे। पहला इसके बारे में लिखूंगा मैं, पहला आता है नीलगिरी का, आता है लंगूर। नीलगिरी लंगूर। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। दूसरे की बात करूं मैं, दूसरा इस कैटेगरी में आता है निकोबार फ्लाइंग फॉक्स। निकोबार, मैं मान सकता हूं इसमें कुछ ज़्यादा लिखना पड़ रहा है इस टॉपिक में, पर भाई इसका कोई और भी, अब बताओ इसके अंतर्गत क्या बताऊं मैं, जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको याद करने पड़ेंगे तभी बेनिफिट है। ठीक है, निकोबार फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, एक घाना नेशनल पार्क का ही इसके अंतर्गत आता है ब्लैक बक। ब्लैक बक ये किसके अंतर्गत है, घाना नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी इसी के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। एक हमको दक्षिण पूर्व चीन का एक मिलता है तेंदुआ, एक आता है भाई तेंदुआ, जिसका नाम है क्लाउडेड तेंदुआ। दक्षिण पूर्व चीन, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। और एक नीलगिरी का ही आता है मार्टन। नीलगिरी मार्टन, तो ये सभी किसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं हमको, ये सभी कमजोर या असुरक्षित इनके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट तो ये तीनों हैं, क्या बताया मैंने, गंभीर रूप से लुप्तप्राय, फिर लुप्तप्राय में बताया मैंने, फिर आपको कमजोर बताया। पर आपके स्क्रीनिंग के अंतर्गत पूछ सकता है कि, और भी ज़्यादा पूछ सकता है, अगर एस्टेट का होता तो मैं ये तीनों लिखवाता और लिखवाता नहीं, पर स्क्रीनिंग का भी इसके अंतर्गत है तो मैं और भी आपको बता देता हूं कि भाई निकटग्रस्त के अंतर्गत किस कैटेगरी के आते हैं। अगला है निकटग्रस्त। निकटग्रस्त, निकट संकटग्रस्त, इसके अंतर्गत कौन आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो निकट संकटग्रस्त का मतलब क्या है, वे प्रजातियां जो निकट हैं भविष्य में विलुप्त होने की, कि भाई लगता है हमको भविष्य के अंतर्गत ये विलुप्त हो सकती हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगी, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, निकटग्रस्त के अंतर्गत आ जाएंगी। इसका उदाहरण लिखूंगा मैं डायरेक्ट। इसका उदाहरण जैसे कि एक आता है अफ्रीकी बूसाती। ठीक है, अफ्रीकी बूस हाथी। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा आप लिख सकते हो एंजल फिश। एंजल फिश ये भी किसके अंतर्गत हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी भाई एक और था, जो अगर आपने, जो मैंने 9 श्रेणी लिखवाई थी, अगर उसमें आपने ध्यान दिया हो, उसमें मैंने बताया था डेटा की कमी, कि भाई डाटा की कमी है हमारे पास, उसकी डेटा की कमी वाली प्रजातियां।
ठीक है, ये मैंने बताया था ना 9 श्रेणियों के अंतर्गत, देखो लिखवा रखा है। ये रहा डेटा की कमी नंबर 8 वाला, ठीक है। तो 9 की 9 श्रेणियों में डेटा की कमी वाला देखते हैं। इसमें भी हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल हैं कि जो हमारे पास डेटा की कमी है। कहने का मतलब क्या है, वे प्रजातियां जिसका उचित प्रकार से आंकलन और हमारे पास उसकी उचित प्रकार से जानकारी नहीं है या पर्याप्त जानकारी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, डेटा की कमी है। जैसे कि कैट स्नेक, ठीक है, इसकी भी हमको डेटा की कमी है, ठीक है। दूसरा जैसे कि कोबरा, ठीक है। तीसरा ड्रैगन फिश, ठीक है। एक लास्ट आता है हैग फिश। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी डेटा की कमी वाली क्या है, कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। समझ गए। एक और है जिसका मैंने लिखवाया था मूल्यांकन नहीं है या फिर मूल्यांकित नहीं है, क्लियर। इसके अंतर्गत क्या है, आपको सिंपल सी बात है, देखो वे प्रजातियां या फिर वे संकटग्रस्त प्रजातियां जिनका अब तक क्या है मूल्यांकन नहीं किया गया है, ठीक है, वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि अलास्का का हस्की, ठीक है। और एक आता है कुत्ते और बिल्लियों की अलग अलग प्रकार की नस्लें, डॉग्स एंड कैट्स डिफरेंट नस्लें, ठीक है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो आपके सामने क्या है लिखवाने की कोशिश करी, समझ गए। एक आपसे पूछ सकता है कि बताइए WWF की फुल फॉर्म बताइए। एक पूछ सकता है आपसे IUCN की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। IUCN की तो मैंने लिखवा दी थी, WWF की बताइए। एक आपसे पूछ सकता है, चलो आगे क्वेश्चन, WWF की लिखो, इसकी रहेगी विश्वव्यापी प्रकृति निधि, ठीक है। तो ये सभी इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगे, क्लियर भाई। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कितना क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तीनों मैंने बताए। गंभीर रूप से लुप्तप्राय कमजोर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है 10 ईयर का क्या है, लास्ट 10 ईयर का आंकड़ा जांचा जाता है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय का मतलब है कि लास्ट के 10 सालों में 90% क्या है उसका गिरावट आ चुकी हो। लुप्तप्राय का मतलब है 70% की, कमजोर का मतलब है 50% की, और विलुप्त का मतलब है कि पूरी प्रजाति क्या है खत्म हो गई हो। वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी, वो विलुप्त के अंतर्गत आ जाएंगी, क्लियर। तो यहाँ तक मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी और मैं मानकर चलता हूँ आप सभी को यहाँ तक क्या है समझ में आया भी होगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। IUCN की फुल फॉर्म बता दी थी। आप ये भी याद रख सकते हो IUCN कब बनाया गया था, 1948 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कब बनाया गया था, 1948 के अंतर्गत, समझ में आया। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, एक बार आप सभी का रिवीजन करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले रेड डाटा बुक का क्यों हमको ज़रूरत पड़ी। रेड डाटा बुक के अंतर्गत जो भी लुप्तप्राय हैं, दुर्लभ हैं, पौधे हुए, प्रजातियां हुई, इन सभी का क्या है उसके अंतर्गत रिकॉर्ड या एक सूची तैयार की जाती है, जो कि हम उनकी सहायता के लिए या उसकी हेल्प कर सकें, ठीक है, कि भाई ये उन सभी का क्या इसके अंतर्गत रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा मैंने बताया स्टार्टिंग में शुरुआत की कहाँ पर हुई इसकी, स्टार्टिंग में रूस के अंतर्गत शुरुआत हुई। 1900 क्या बताया था मैंने, 2 डेट बताई थी आपको, ठीक है, 1961 से लेकर 1964 तक, ठीक है। उसके अंतर्गत इसमें क्या किया गया था, एक शोध किया गया था रूस के जैव वैज्ञानिकों के द्वारा
और 1979 में उस पुस्तक को क्या है प्रकाशित किया गया, ठीक है। और तो इसलिए इस पुस्तक को हम रूसी रेड डाटा बुक के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट में इसका रख रखाव कौन करता है? प्रेजेंट में इसका रख रखाव IUCN के द्वारा किया जाता है। इसको कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 9 श्रेणी में बांटा गया है, जो मैंने बताया गंभीर रूप से। इसके अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट हैं, एक है गंभीर रूप से, एक है लुप्तप्राय, एक है कमजोर। इसमें 90% की गिरावट हो, इसमें 70% की गिरावट हो, इसमें 50% की गिरावट हो, और एक आता है विलुप्त हो चुकी हैं जो पूर्ण रूप से, ठीक है। फिर मैंने बताया इसको कलर के हिसाब से भी डिवाइड किया गया। हरा कलर, ग्रीन कलर किसको दर्शाता है, या ग्रीन पृष्ठ पन्ने किसको दर्शाते हैं? ग्रीन कलर बताते हैं कि पहले तो उसको खतरा था, परंतु अब वह खतरों से बाहर निकल चुका है, अब उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब वो अच्छी स्थिति में आ चुकी है वो प्रजाति, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया गुलाबी किसके बारे में बताता है? गुलाबी बताता है कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, जो गंभीर रूप से हैं, मतलब कि जिनके अंतर्गत 90% की क्या है गिरावट आ चुकी है, ठीक है, वो गंभीर रूप से आएंगी। इनकी कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो सभी मैंने आपके इसके अंतर्गत नाम लिखवाए हैं। आप उदाहरण याद रख सकते हैं। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछेगा भाई पिग्मी ओक किसके अंतर्गत आता है, ब्लैक लेमूर किसके अंतर्गत आता है, नीलगिरी लंगूर किसके अंतर्गत आता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी कुछ और भी नाम हैं, अगर मेरे को उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लिखे लगेंगे तो सेकंड पार्ट में मैं करवाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।